हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा अभ्यास पत्र 2025-26 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप उसे रीड कर सकते हैं। 2.5 घंटे इसका समय होने वाला है और 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अपठित बोध दिया गया, एक गद्यांश दिया गया है जिसे हम रीड करेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम ने विश्व कप में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से खिताब जीत के साथ पहली बार आईसीआई ट्रॉफी जीत ली। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हरमनप्रीत की मतलब कैप्टन थे वो, तो उनके साथ में भारतीय महिला टीम ने पहली बार दक्षिणी अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीआई ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताबी सुना भी खत्म कर दिया। कभी तक कभी खिताब मिला नहीं हुआ था इस तरह का जीतने का, तो वो जो खिताब का सुनापन था उसे भी खत्म कर दिया। पहले 2 बार फाइनल में चूकने वाली भारतीय टीम ने स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत पूरी टीम ने एकजुट प्रदर्शन से लंबे इंतजार को खत्म करने की कामयाबी हासिल की। जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने नदीने डी क्लार्क का कैच पकड़ा, पूरी टीम के साथ करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जेमिमा रोड्रिग्स एंड द प्रतिका रावल के दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले फाइनल में तो पहुंची थी लेकिन जीती पहली बार थी किसने, और कैप्टन कौन था? हरमनप्रीत कौर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करते हैं, इसी से ही रिलेट करते हुए हैं। देखो क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो देखो हरमनप्रीत कौर। गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये दो पहले थे और ये क्या था? पहली बार कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। दक्षिणी अफ्रीकी महिला टीम का आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था? तो देखो उन्होंने कहा है नदीने डी क्लोर्क को जब कैच पकड़ा था तो सारी टीम खुश हो गई थी। मतलब लास्ट प्लेयर कौन थे? नदीना डी क्लोर्क। तो यह आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप में फाइनल में कितनी बार सफल रही? तो फाइनल में तो एक ही बार, पहली बार खिताब जीता है ना, तो एक बार आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार, या पहली बार ही कह सकते हैं, कुछ भी आंसर लिख दीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व विजेता बनने का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा, जैसे ही जीते वैसे ही देशवासियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो भी बहुत खुश हुए और खुशी से झूम उठे। तो ये हो जाएगा 4th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है जिसे हम रीड करते हैं। क्या कहा जा रहा है? यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल कर यह निर्मल दूध सा हिम का जल, कर कर निदान कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कड़कड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतःस्थल। देखो क्या कहा जा रहा है, नदी का पानी के बारे में बात कर रहा है कि कितना शीतल है, निर्मल है, हिमालय से निकल कर आता है, दूध सा हिम का, जैसे दूध का पानी होता है वैसे दूध का जल दूध सा दिखता है, और क्या है, छल छल करके आता है, मन एकदम चंचल सा, सरिता का बहता हुआ जल ऊंचे शिखरों से आता है, चट्टानों पे गिरता है, मैदानों पे आता है, दिन भर चलता है, रात भर चलता है, जीवन भर चलता है, और वसुधा मतलब धरती के पैरों को धोता है। उसके बाद देखो अब इसी से प्रश्न देखते हैं। नदी का जल कहाँ से निकल कर आता है? तो बर्फ से, झरने से, मैदानों से, या चट्टानों से? तो कहाँ से आता है? हिम से, मतलब कि बर्फ से। खैर आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया? दूध के जैसा। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों का जल कहाँ गिरता है? तो चट्टानों पर गिरता है। कहाँ गिरता है? चट्टानों पर। ऊंचे शिखरों से जो पानी निकलता है कहाँ गिरता है? चट्टानों पर। काव्यांश में बताई गई नदी के जल की 2 विशेषता, देखो यहाँ शुरू शुरू में ही बताई गई है नदी के जल की 2 विशेषता। आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, कितना ये नदी का जल शीतल होता है और निर्मल होता है, ये आप लिख सकते हैं। और मतलब ये लिख दीजिए, बहुत ही आसान से शब्द है, दूध सा होता है, लेकिन यहाँ पे लिख दो कि शीतल होता है, नदी का जल शीतल और निर्मल, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे व्याकरण के क्वेश्चन है जिनको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है व्याकरण में। सबसे पहले आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो एक जाति को बिलोंग करती है। जातिवाचक मतलब किसी जाति के, जैसे स्कूल कह दिया तो स्कूल क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये कह दिया, टीवी कह दिया, हमने कह दिया टीवी क्या है? एक जातिवाचक चीज़ है। लेकिन अगर हम कहते हैं, अब मैं एक विद्यार्थी कह देते तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो सागर यहाँ पे क्या है? जातिवाचक है। सागर तो कोई भी हो सकता है ना, जो तालाब, ओशन, कोई भी हो सकता है।
तो ये जातिवाचक हो जाएगा। अब सेकंड आता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है, जैसे कन्याकुमारी किसी एक विशेष जगह के बारे में बात की जा रही है ना, तो कन्याकुमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और भाववाचक क्या होता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जैसे कि जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, जैसे कि करुणा। करुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो संज्ञा के 3 भाव होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तीनों को ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खान पान से वे एक दूसरे को जानते हैं, उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो वो खान पान से वे लिख दो, वो लिख दो, हम लिख दो, है ना, कुछ भी आ जाएगा। वे, वो, हम खान पान से एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई भी सर्वनाम, सर्वनाम का कोई भी शब्द यहाँ पे चल जाएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, थोथे बादर क्वार के में दी गई पंक्ति में विशेषण शब्द को पहचानिए। तो बादर की विशेषता बता रहा है ना, तो थोथे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोथे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। धन शब्द का एक पर्यायवाची धन का हो जाएगा संपत्ति। पैसा भी लिख सकते हो आप, पैसा भी धन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ना, वो नाचता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, नर्तकी, नर्तक या नर्तकी, ठीक है। नर्तकी फीमेल के लिए हो जाएगा, नर्तक मेल के लिए आ जाएगा। दांत खट्टे करना मतलब कि हरा देना, दांत खट्टे मतलब करना कि हरा देना। सारे आंसर आपको समझ में आ रहेंगे। दैनिक शब्द में प्रत्यय को छांटिए, तो दैन प्लस इक, यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, ये हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक, यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग बताइए, तो प्रय यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। प्रय यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अब हम आगे के प्रश्न करते हैं, समझ में आ गए होंगे आपको। अब आगे देखते हैं, खान पान की 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसला हम उसकी बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, तो किसी भी खान पान से विशेष से जुड़ी हुई है। देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई एक स्थानीय जगह पे एक अलग स्पेशल खाना होता है, तो उसको मिटाया ना जाए बल्कि उसको फैलाया जाए, जिससे कि हर लोगों तक उस देश की या उस जगह की, उस स्टेट की जो खाना है, भाषा है, ये सब पहुँचे। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों को पुनरुद्धार की भी ज़रूरत है। मतलब कि पुनरुद्धार मतलब कि उसमें थोड़ा चेंजेस करके, जिससे कि सब जगह में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सब तरीके के लोग उसको खा सके। थोड़ा किसी में मसाला कम कर दिया, किसी में ज़्यादा कर दिया, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में प्रचार तक नहीं छोड़े जाने चाहिए। इन्हें जो ये स्थानीय व्यंजन है, ऐसा ना सिर्फ 5 स्टार होटल में मिले, आम जनता भी उन्हें खा सके, तो हर जगह वो मिलने चाहिए। अब इसके आंसर देखते हैं, हमें राष्ट्रीय एकता के बीच किससे मिल सकते हैं, तो खान पान की संस्कृति से हमें क्या मिल सकते हैं, राष्ट्रीय एकता के बीच। स्थानीय व्यंजनों के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित है, पुनरुद्धार की, मतलब थोड़ा चेंजेस करके हम उसमें पुनरुद्धार का व्यवहार अपेक्षित है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, गद्यांश के अनुसार अथ ने किसे कहा जाता है, स्थानीय व्यंजनों को, मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं जिससे सब जगह तक पहुंच सके, तो स्थानीय व्यंजनों को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटलों तक सीमित कर दिया जाए तो आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आम लोग उनसे दूर हो जाएंगे। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रश्न 5 है जो कि गद्य पाठ्य पुस्तक में से लिए गए हैं। 2 प्रश्नों का आंसर यहाँ पे करना है, हम तीनों ही प्रश्न को आंसर करेंगे। सबसे पहले, प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताइए। सोनपुर का मेला किस राज्य में और कब लगता है। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई, किन्हीं 2 गतिविधियों के बारे में आपको बताना है। तो इन तीनों आंसर हम साथ में ही देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न था धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं। तो वो एक जुझारू प्रवृत्ति के थे, मतलब वे बहुत संघर्षशील थे, जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचे थे। और सेकंड, वो बहुत भावुक थे, वे बहुत ही संवेदनशील थे, वे अपनों के प्रति गहरा लगाव रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सोनपुर के मेले के बारे में पूछा गया कि कौन से राज्य में मनाया जाता है। सोनपुर का मेला बिहार में मनाया जाता है। समय क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के समय जो सोनपुर का मेला है वो लगता है। उसके बाद गांधी जी के आश्रम की 2 गतिविधियां कौन सी थी, एक तो हस्तशिल्प, मतलब कि सूत काटना और कपड़े बुनना, इस तरीके की एक्टिविटी होती थी। दूसरा, खेती, सब्जियां और अनाज उगाना, इस तरीके की एक्टिविटीज जो है गांधी जी के आश्रम में हुआ करती थी।
अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया, गद्य पर ही आधारित है, लेकिन 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर देखना है। पहले प्रश्न देख लेते हैं तीनों, उनके बाद आंसर देख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना क्यों असहनीय था? बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाले के अंदर जो घर था, एक पिंजरा था, उसमें रहना क्यों असहनीय था? मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ बताइए। ओके, उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ने प्रसिद्धि के समय विनम्रता से, जब वो प्रसिद्ध हो गया तो उसे विनम्रता, आराम से रहने की, संभलने की सीख दी है। इसका अर्थ हमको समझाना है। वीर कुंवर सिंह पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो आइए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर साथ में ही देखते हैं। देखो, नीलकंठ ने क्या कहा कि बसंत की प्रकृति की सुंदरता देखकर नीलकंठ का मन बाहर जाने के लिए मचलने लगता था, इसीलिए उसे पिंजरे में या जालीगल में रहना असहनीय लगता था। क्योंकि जब बसंत ऋतु आती थी तो बाहर का जो मौसम था या प्रकृति इतनी सुंदर लगती थी, इसीलिए नीलकंठ का मन क्या करता था, बाहर जाने के लिए करता था, और इसीलिए उसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता था। फिर धनराज पिल्ले की बात किया है। क्वेश्चन है कि धनराज पिल्ले की माँ ने ये कहा था कि बड़ी सफलता मिलने के बाद भी इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा सरल और उदार बने रहना चाहिए। मतलब अगर उसे सफलता मिल गई है तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए। यही सीख उसकी माँ ने दी थी कि जब प्रसिद्ध हो जाओ तो विनम्र जरूर बन के रहो, तो इंसान को घमंडी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा सरल और उदार बन के रहना चाहिए। अब वीर कुंवर सिंह की 3 विशेषताएं। साहसी वो कब लगते हैं, जब गोली लगने के बाद अपना हाथ स्वयं काटकर गंगा में बहा देते। तो इस बात से वो क्या लगता है कि साहसी, उनको गोली लग गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, बजाय के दर्द में आह आह करने से उन्होंने अपना हाथ काटा और गंगा में बहा दिया। उदार, अपनी जमीन जायदाद गरीबों और समाज के लिए दान कर दी। उनकी जितनी भी जमीन जायदाद थी उन्होंने गरीबों को दान कर दी। और स्वाभिमानी, 80 साल की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों को दासता स्वीकार नहीं किया, मतलब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। 80 की उम्र में आने पे भी ये उनको क्या दिखाता है, स्वाभिमानी दिखाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, एक पद्यांश दिया गया है, उसे रीड करते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मन का, भनक सुनी हरि आवन की। जब हरि की आवने की बात सुनी तो मेरा मन उमंग से भर गया। उमड़ उमड़ घुमड़ चहुदिशी में आया, दमकी दामन झर लावन की। जब सावन आया तो साथ में बिजली चमकने लगी, उमड़ घुमड़ बादल गरजने लगे। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बूंदे बरसी, मेघा बरसी और शीतल हवा भी चलने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। खुशी के साथ उन्होंने क्या करे, गीत गाए। अब देखो, सावन के महीने की क्या विशेषता है कि मन मोहक हो जाता है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उदास, ऊब होना, व्यथित होना ये नहीं आएगा, मन मोहक हो जाता है। पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या भाव उठे, उमंग जाग उठी। करुणा, दुख और दायित्व नहीं होगा, क्या होगा, उमंग जाग उठी। उनके मन में नए नए विचार आने लगे। नेक्स्ट देखते हैं, पद्यांश के अनुसार सावन में किसके चमकने की बात की गई है? तो बिजली के चमकने, दामन दिया गया ना, बिजली के चमकने की बात की गई है। आनंद मंगल गावन की आशय क्या, मतलब खुशी से गीत गाना, खुशी के गीत गाना। तो क्या आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खुशी के गीत गाना। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के हैं। आपको वर्षा के मौसम में क्या करना अच्छा लगता है? एक तिनका कविता से क्या संदेश मिलता है? रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो इन तीनों ही प्रश्न के हम साथ में आंसर करते हैं। तो देखो, वर्षा के मौसम में क्या अच्छा लगता है? वर्षा के मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच नहाना, बारिश में नहाना, कागज की नावें चलाना, गर्मा गर्म पकोड़े खाना, चारों ओर हरियाली देखना बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो बारिश में नहाना, कागज की नाव बनाना, गरम गरम पकौड़े घर पे बनते हैं जब बारिश होती है। इसके अलावा क्या कहा गया कि चारों तरफ हरियाली नजर आती है, ग्रीन ग्रीन पौधे इतने अच्छे लगते हैं, तो ये सब अच्छा लगता है। आप कुछ भी इंक्लूड इसके अंदर और कर सकते हैं। एक तिनका कविता से क्या संदेश मिलता है? एक कविता तिनका से हमें संदेश मिलता है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी वस्तु या तिनका भी जब किसी की आंख में चला जाता है तो उसको परेशान कर देता है, उसका घमंड चूर करने के लिए काफी होता है। अगर वो कहते कि मैं तो सब कुछ हूं, लेकिन एक तिनका अगर उसकी आंख में गिर जाएगा तो भी वो उसे इतना परेशान करता है, जब तक वो तिनका निकल नहीं जाता वो आराम से बैठ ही नहीं पाता। तो कभी भी किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान। रहीम जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति या मुसीबत के समय हमारा साथ देता है। जो केवल सुख में साथ दे वह सच्चा मित्र नहीं है। जो मुश्किल समय में, विपत्ति में हमारा साथ देता है, वही एक्चुअल में हमारा सच्चा मित्र होता है।
अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। तीनों प्रश्न को साथ में रीड करेंगे, उसके बाद में आंसर करेंगे। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? कोई 3 बिंदु आपको इसके बारे में लिखने हैं। पक्षी आजाद रहकर कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? कोई 3 इच्छा आपको इसके बारे में लिखनी है। शाम एक किसान पाठ में प्रकृति की किन किन छटाओं का वर्णन किया गया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तीनों ही प्रश्न है, इनके आंसर हम साथ में करते हैं। देखो, जब घमंडी की आंख में तिनका गिरा था तो घमंडी की आंख लाल होकर दुखने लगी। सबसे पहले उसकी आंख क्या हुई? दुखने लगी। वह बेचैन या बेताब हो गया और उसकी सारी ऐंठ या एकड़ अकड़ जो थी वो खत्म हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसका घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। तो घमंडी को क्या हुआ था? जब उसकी आंख में तिनका गया तो पहले तो आंख दर्द हुई, उसके बाद वो बेताब हो गया कि ये निकल जाए, और उसको समझ में आ गया कि एक तिनके ने ही उसके सारे घमंड को तोड़ दिया। उसके बाद कौन कौन सी इच्छाएं हैं पक्षियों की? वे खुले नीले आसमान की सीमाओं तक उड़ना चाहते हैं। वो खुले आसमान में खूब दूर तक उड़ना चाहते हैं। वे बहता हुआ शीतल जल पीना चाहते हैं, नदी का शीतल जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं। वे पेड़ की सबसे ऊंची फगनी या टहनी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। तो 3 आपको बतानी थी। एक तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नीम की कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं, नदी का शीतल पानी पीना चाहते हैं, और पेड़ की सबसे ऊंची फगुनी मतलब टहनी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। अब एक किसान पाठ की प्रकृति की छटा के बारे में हमें बताना है। कवि ने शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में दिखाया है। इसने कहा, पहाड़ पर एक बैठे हुए किसान जैसा, आकाश उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी जैसा, ढलती धूप चिलम जैसा, और पलाश के खिले लाल फूल जलती अंगीठी के जैसे प्रतीत होते हैं। तो ध्यान से समझो क्या कहा गया है कि पहाड़ पर एक किसान बैठा है तो आकाश उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी जैसा लगता है। आकाश क्या लगता है? सिर पर बंधी हुई पगड़ी के जैसा। और ढलती धूप, जब धूप ढलती है तो चिलम जैसे उसके हाथों में क्या है? चिलम है। और पलाश के खिले हुए लाल फूल एक अंगीठी के जैसे प्रतीत होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रचनात्मक लेखन दिया गया है। देखो क्या कहा गया है, आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में देना है। आप अमन और अमृता है। छठी कक्षा में प्रथम आने पर अपने माता जी से मिले उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद के लिए एक पत्र लिखना है। अथवा में कहा गया, आप ममता या मानस है। तेज बुखार के कारण आपका स्वास्थ्य खराब है। 2 दिन अवकाश के लिए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। आप वहां से अच्छे से तैयारी करके अपने अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए इन दोनों प्रश्न का उत्तर हम पहले देखते हैं। 6 मार्क्स का होने वाला है ये। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने स्क्रीन छोटी कर ली है। पहले माता जी को धन्यवाद पत्र। सबसे पहले, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2026। जिस दिन एग्जाम होगा आप उस दिन की तारीख लिख सकते हैं। पूजनीय माता। उसके बाद देखो किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखो हम लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप सब भी कुशल होंगे। माता जी, छठी कक्षा में प्रथम आने पर आपने मुझे जो घड़ी या उपहार का नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, घड़ी भेजी थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह उपहार मुझे हमेशा समय का पाबंद रहने और इसी तरह आगे मेहनत करने की प्रेरणा देता रहेगा। पिताजी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार। आपका लाडला या लाडली अमन या अमृता। जिस पे भी आपने लिखा है तो स्क्रीनशॉट आप पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपने पूरा डिटेल, इसके नंबर होते हैं, ये डिटेल लिखनी है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको करना है। सोल्व एकदम ईजी तरीके से बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदय और अपने स्कूल का नाम लिखना है। जो भी आपका स्कूल का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे, और शहर का नाम दिल्ली आप यहाँ पर लिख देंगे। नई दिल्ली कर दीजिए, पुरानी दिल्ली कर दीजिए, या आप यहाँ पर लिख दीजिए। और उसके बाद दिनांक 11 जनवरी 2026 मैंने लिखी है। आप उस दिन की तारीख लिखेंगे जो कि आप जिस दिन आप ये एग्जाम दे गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक सेकेंड। उसके बाद सबसे जरूरी है विषय लिखना। तेज बुखार के कारण 2 दिन का अवकाश प्रार्थना पत्र। महोदय या महोदया, अगर प्रिंसिपल है तो महोदय, अगर फीमेल है तो महोदया। सभी ने निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। इसी कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 12 जनवरी और 13 जनवरी, तो यहाँ पे आप 2 दिन लिख सकते हैं। 2 दिन, जिस दिन भी आपका एग्जाम शुरू होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके 2 दिन आप लिख सकते हैं। तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की है तो शिष्य लिखोगे, लड़का है तो शिष्य लिखोगे। मानस और ममता ऐसे नाम दिए गए थे तो वही नाम लिखने होते हैं जो आपके इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे मानस या ममता लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आप यहाँ से ये सब चीज़ों का ले लीजिएगा, यहाँ तक ये देखो जिसमें सेवा में और विषय दिया गया है। दूसरा यहाँ पर आप ये लिखेंगे और लास्ट में आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य लिखेंगे।
अब हमारा यहाँ पे आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें अनुच्छेद लिखना है। 3 अनुच्छेद हैं, तीनों में से कोई एक लिखना है। मेरा प्रिय उत्सव, वायु प्रदूषण और समय का सदुपयोग। तो तीनों ही मैं करवाऊंगी। इसी तरीके के आते हैं तो आप अपने शब्दों में उनको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। तो सबसे पहले मेरा प्रिय उत्सव, दिवाली के बारे में कहा गया। दिवाली मेरा प्रिय उत्सव है। इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उन्हें स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। दीपावली के दिन हम बहुत घरों में दिए, मोमबत्ती, रंगोली से सजाते हैं। राम में लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आप कोई भी त्योहार लिख सकते हैं, मैंने एक दीपावली लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक गैस से धूल धुएं के मिलने को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य कारण वाहनों का धुआं, कारखानों से निकली जहरीली गैसें, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से मनुष्य को दमा, फेफड़ों की बीमारी, आंखों में जलन जैसी समस्याएं होती है। यह पर्यावरण और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है समय का सदुपयोग। समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। हर काम समय पर करना चाहिए। आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन है या शत्रु है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी समय की कदर करते हैं, वे भविष्य में उन्नति करते हैं। हमें समय को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हमारा हिंदी का सैम्पल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहां से सोल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ में करवा रही हूँ कि उससे रिलेट करते हुए अगर कोई प्रश्न आता है तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।